हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, आ जाओ सारे बच्चे। और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो ये 1000+ क्वेश्चंस का हमने टारगेट लिया है उसकी क्लास नंबर 5 आज आपके सामने है बेटा। जल्दी से आ जाओ। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद बेटा। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। एक बार फिर से सारे बच्चे आ जाएंगे और क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, ये क्लास नंबर 5 है और मैंने आपको बताया है ये 1000 क्वेश्चंस आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके वो क्वेश्चंस हैं जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है। और यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। तो आप देरी ना करिए, जल्दी से आ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाओ। और मैंने बताया अगर ये 1000 क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। हमने टोटल आपकी 4 क्लासेस कर रखी हैं, ये 5th क्लास है और 4 क्लासेस में हमने 89 तक क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, याद रखिएगा। आज जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो किससे 90 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस करेंगे जितने मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने अभी 4 क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को पिन कर रखा है, वो जाइए उस पर क्लिक करिए और हमारी क्लासेस देख लीजिए। मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा, प्रॉपर तरीके से इसकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा जिसमें आपको चीजें समझ में आए, अच्छे से समझ में, सिलेक्शन होना चाहिए। और जैसा लिखा हुआ है सभी सवाल यहीं से आएंगे, तो 100% यकीन करिए सारे के सारे जब 1000 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे ना, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, कोई भी बाहर नहीं आने वाला। तो आज की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद बेटा। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 90, ये रहा 90 क्वेश्चन। और देखते हैं 90 से लगभग कितने हम क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन और क्या कह रहा है इसका आंसर, बताइए क्या इसका आंसर कह रहा है। When a light ray travels from an optically rarer medium to denser medium, याद रखना उसने बोला है रेरर, ये सब थ्योरी क्लासेस में मैंने पढ़ाया, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। या ये पढ़ो, देखो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की बात कर रहा है, ये देखो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम की बात कर रहा है। रेरर मीडियम का मतलब क्या होता है, जहां पर एयर वाला मीडियम है, और डेंसर मीडियम का मतलब होता है जहां पर एयर नहीं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास हैं, उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। तो बच्चा जरा समझिएगा, कई बच्चे कह रहे हैं सर कैसे, देखो जरा, देखो ये मान लेते हैं ग्लास स्लैब है, ऐसे ये ग्लास स्लैब है, तो यहां पर ग्लास स्लैब का मतलब जो जो कांच की बनी हुई है, तो ये पार्टिकल से बनी हुई है, सारी चीजें पार्टिकल्स, जितने सारे मैटर्स होते हैं सब पार्टिकल्स से बने होते हैं। पता है तुम्हें, जितने सारे मैटर्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। तो इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। अच्छा, ये बेटा ऊपर एयर वाला मीडियम है, कौन सा, एयर वाला मीडियम है। एयर वाले मीडियम को हम रेरर मीडियम कहते हैं, जो एयर वाला मीडियम है उसको हम क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम कहते हैं, इसको बोलते हैं रेरर मीडियम कहते हैं, रेरर मीडियम कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सा है, डेंसर है, डेंसर मीडियम है। ये डेंसर, डेंसर का मतलब जिसके पार्टिकल पास पास हैं। ठीक है, जिसके पार्टिकल पास पास हैं उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। अब लाइट रे देखो रेरर मीडियम से ऐसे आ रही है, और ये जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट होगी, मतलब जानी चाहिए सीधे लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही, और ये फिर ऐसे जाएगी। मतलब कहने का मतलब जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो थोड़ा सा विचलित हो रही है, अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, हो रही ना डाइवर्ट। तो ये जो डाइवर्जन है ना, डाइवर्जन ऑफ लाइट, यही कहलाता है लाइट डिस्पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है जब कभी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम लाइट जाएगी तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा समझना। एक बार समझ लोगे बच्चा हमेशा के लिए याद रहेगा। देखो अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल क्या होता है, जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मैं बेटा यहां नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं तो देखो ऐसा लग रहा है कि ये जो रे है ना, जानी चाहिए थी यूं, ऐसे दूर जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, नॉर्मल की तरफ आ गई। किधर आ गई, नॉर्मल की तरफ आ गई। तो हम सिंपल सा एक चीज यहां लिख देते हैं, अगर ये लाइट रेरर मीडियम से डेंसर डेंसर मीडियम जाएगी तो कहां, बेंड लिख लेंगे, बेंड टूवर्ड्स टूवर्ड्स कहां, नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स
नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। और ये बेटा डेंसर है और ये क्या है, रेरर मीडियम है। कौन सा, रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम जाएगी तो देखो अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो देखो नॉर्मल से कैसे अब जानी चाहिए थी, यूं सीधे, लेकिन नहीं, नॉर्मल से दूर जा रही है तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब बेटा जब डेंसर मीडियम से दूसरा, पहला पॉइंट ये हुआ और दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, जब डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम से कहां जाएगी, रेरर मीडियम जाएगी बेटा, कहां जाएगी, रेरर मीडियम जाएगी, रेरर मीडियम जाएगी तो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम जाएगी, दूर जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि जब कभी रेरर से डेंसर आती है, रेरर मीडियम से डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, देखो ना नॉर्मल की तरफ जा रही है, देखो पीली वाली देखो नॉर्मल की तरफ जा रही है। और जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम तो दूर जाती है। तो इसका क्या है, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल या बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रेवो, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि रेरर टू डेंसर है, रेरर टू डेंसर है। बात समझ में। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा अगर ग्लास के अंदर कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ, ध्यान समझना क्या भरा हुआ बेटा, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है। तो अगर उसके अंदर आप देखोगे कहां उसके पानी भरा हुआ है ग्लास के अंदर, ठीक है, तो आप अगर उसके अंदर पेंसिल डाल दो तो देखोगे पेंसिल थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। जैसे ये हमारे पास एक ग्लास है, ध्यान समझना, कांच का ग्लास है, इसके अंदर हमने पानी भर दिया, ऐसे पानी भर दिया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जब पेंसिल डालोगे, ऐसे पेंसिल डालोगे तो ये थोड़ी सी तिरछा दिखाई देगी, अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी बैंड दिखाई देगी। ये किस लिए, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। रिफ्रैक्शन याद रखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा जब स्विमिंग पूल में जाते हो तो उसकी जो डेप्थ है वो एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। क्यों, आपको लगता है कि जो गहराई है ना, जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। मेरी बात समझ आ रही बेटा। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 91 ये रहा, हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन जाइगोट। जाइगोट के अंदर कितनी न्यूक्लियाई होती हैं, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताओ। 1 होती हैं, 3 होती हैं, 2, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा हमें 1000 क्वेश्चंस कम से कम क्लासेस में हमें कराने हैं बेटा, 1000। फिर एनसीईआरटी की ये एमसीक्यू के फॉर्म में फिर एनसीईआरटी लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको बहुत शिद्दत के साथ कराने वाला हूं बेटा। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दो, क्या आएगा बताओ जल्दी से। हाँ बताइए ना, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द जाइगोट। जाइगोट के अंदर कितनी न्यूक्लियाई होती हैं, 1 होती हैं, 3 होती हैं, 2 होती हैं। अब देखो सिंपल सी बात, जाइगोट कब बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है, जब मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, ठीक है। मेल गैमेट क्या है बेटा, स्पर्म, मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, ठीक है, और फीमेल गैमेट क्या है, ओवा है। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है, तो फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसके इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का, जाइगोट का फॉर्मेशन, याद रखना जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, फिर बेबी का फॉर्मेशन, यही तो होता है। तो ये भैया जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जरा सोचो, इसमें एक न्यूक्लियाई एन है ना, और इस ये भी एन, तो भैया जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, याद रखना, ठीक है।
जाइगोट के अंदर क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 2 आना चाहिए हमारे हिसाब से, यानी इसका बी सी आना चाहिए, ठीक है, जाइगोट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिंपल्स एंड एक्ने। पिंपल्स और एक्ने के लिए, यानी कि जो पिंपल्स पड़ जाते हैं ना कई, देखो एक एज आती है जिसको प्यूबर्टी एज कहते हैं, तो उस प्यूबर्टी एज के अंदर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मेल के अंदर अलग चेंजेस और फीमेल के अंदर अलग चेंजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल के अंदर। किसके कारण? प्यूबर्टी एज होती है। प्यूबर्टी एज में देखो, प्यूबर्टी देखो, प्यूबर्टी एज मेल के अंदर कब से स्टार्ट होती है और फीमेल के अंदर कब से स्टार्ट होती है, ध्यान समझना। मेल में लगभग 14 ईयर के आसपास स्टार्ट हो जाती है, और जबकि फीमेल में 11 ईयर के आसपास स्टार्ट हो जाती है, ये याद रखना। इसमें क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फ्लो होने लगता है फीमेल के अंदर, और मेल्स के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। देखिए मेल के अंदर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, फीमेल के लिए तो ईस्ट्रोजन है भैया, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और मेल के लिए क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, किसके लिए भैया, ये आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, उनको डेवलप करने के लिए। अब यहां पर लिखा पिंपल्स, और तो भैया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या आते हैं, जैसे मेल्स के अंदर क्या होता है, उसका वॉइस थोड़ा सा लाउड होने लगेगी, जो शोल्डर का पोर्शन थोड़ा ब्रॉड होगा, ठीक है, एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट होगा, है ना, ये सारी स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और डे ड्रीमिंग होता है, एफिशिएंसी होती है उसके अंदर, सबसे बड़ी बात, स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है ना, उसके बॉडी के अंदर। किसका फॉर्मेशन बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन। फीमेल के अंदर भी यही सारे चेंजेस आते हैं। फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस, अलग चेंजेस आते हैं फीमेल के अंदर, मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना, हिप पोर्शन का ब्रॉड होना, ठीक है, ये सारे है ना इसके होते हैं। और ओवा का यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फ्लो होना, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन। पिंपल्स भी आते हैं इसी कारण आते हैं। तो इसके लिए एड्रिनल ग्लैंड है, सबक्यूसियस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इन सबको कंट्रोल कौन कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रही है। तो इसको बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, याद रखिएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर पाई जाती है, याद रखना, किसमें पाई जाती है बच्चा, ब्रेन के अंदर पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है एक हार्मोन निकालती है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। बताओ जल्दी से, अरे बताओ ना, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये निकालती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, और पता है आपको, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए तो पता क्या रोग होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है ये जो गला है ना फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर, ग्वाइटर कहते हैं इसको, यहां पर स्वेलिंग है, तो इसको बोलते हैं बेटा ग्वाइटर। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर डिजीज कहते हैं। ये आयोडीन की डिफिशियंसी से भी होती है, किससे, आयोडीन की भी डिफिशियंसी से होती है, क्योंकि आयोडीन की कमी होगी तब बेटा ये हमारी जो ग्लैंड है ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। ये सबक्यूसियस ग्लैंड जो होती है ये बेटा निकालती है ऑयल जैसा निकालती है, और एड्रिनल ग्लैंड ये निकालती है एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इसको बोलते हैं 3F हार्मोन। क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन, फियर फाइट फ्लाइट हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, 3F का मतलब क्या है, एक तो है बेटा फियर, दूसरा है फाइट, और तीसरा है फ्लाइट। लड़ो उड़ो और लड़ो उड़ो हार्मोन, ठीक है, डरो लड़ो उड़ो हार्मोन, डरो लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन एक है लेकिन कितनी सारी चीजें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक चीज आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में लिखते जाओ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और ऐप वाले बच्चों को हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से इसको पीडीएफ ले लो, साथ ही साथ लिखते भी जाओ, साथ ही साथ आप इसको नोट भी करते जाओ, और देख लेना जिस दिन 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपके चेहरे पर अलग ही चमक आएगी, कि सर कॉन्फिडेंस अलग होगा कि सर मैं तो ये क्वेश्चन कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये आते हैं, कराए हुए क्वेश्चन है। बात समझ आ रही, तो बेटा करो, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 93, पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर करिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कराने हमें, है ना। व्हाट हैपेंड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज
टेस्टेड विद रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। बताइए क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड है बेटा। क्या है बेटा? अमोनियम क्लोराइड। याद बताओ, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज टेस्टेड विद रेड लिटमस पेपर। अरे रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर सॉल्यूशन, तो रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू ब्लू। अच्छा ये पहले देख लो कि अमोनियम क्लोराइड का नेचर कैसा होता है, बताओ जल्दी से। अमोनियम क्लोराइड, हाँ बताइए। अमोनियम क्लोराइड भैया कैसा है? अमोनियम क्लोराइड एक, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का है। कैसा है? एसिडिक नेचर का होता है। अगर एसिडिक नेचर का होता है तो भैया एसिड के अंदर अगर रेड लिटमस पेपर डालोगे, ठीक है, तो एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में करता है। तो भैया ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड, यानी सी तो आंसर आ जाएगा। भैया ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एसिडिक नेचर शो कर रहा है अमोनियम क्लोराइड। याद रखना, ये याद रखना, AbR। AbR का मतलब क्या है? जरा ध्यान समझ लो बेटा। AbR का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है एसिड, बी का मतलब होता है ब्लू। याद रखना, यदि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। 94 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, क्या इसका आंसर रहने वाला है? 94 क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 बताइए क्या इसका आंसर करेक्ट रहने वाला है? एयर इज अ नेचुरल सोर्स एंड कैन नॉट बी exhausted by the human activities. It is known as inexhaustible natural resources. Which of the following is another inexhaustible natural resources? इसने पूछा है एयर इज नेचुरल रिसोर्स। एयर भैया एक नेचुरल रिसोर्स है, हम इसको पैल्यूट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये एक नेचुरल रिसोर्स है। अब उसने पूछा है इसको कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, इसको ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म नहीं किया जा सकता, इसको हम पैल्यूट कर सकते हैं। देख रहे हो ना कितनी सारी हम इसमें गैसेस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो एसिड रेन कॉज कर रही हैं। इट नोन एज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसमें बताओ, कोल है, पेट्रोलियम है, सनलाइट है, माइंस है। तो भैया कोल और पेट्रोलियम तो मिलियंस ऑफ द ईयर लगते हैं, इनको हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन सनलाइट बेटा, सनलाइट एक नेचुरल रिसोर्सेस है और इसको खत्म किया नहीं जा सकता। इसका आंसर सी आ जाएगा, चार्ली आ जाएगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों का भी आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। अगला करते हैं 95। नेम द प्रॉपर्टी विच इनेबल मेटल्स टू डू ड्रॉ इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर्स। देखिए मेटल की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि उनको पीट कर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, उनको खींच कर तार बना सकते हैं। तो एक देखिए डक्टिलिटी कहते हैं, जब वायर्स में उनको कन्वर्ट किया जाए उस प्रोसेस को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। और मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या होता है? मोस्ट डक्टाइल मेटल बताओ जल्दी सर। डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल क्या है बेटा? मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या है भाई? गोल्ड है, एयू है। क्या है? एयू। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है, इतना याद रखना, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कन्वर्टेड, इनटू थिन शीट।
थिन शीट, इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कहलाता है मैलेबिलिटी। हार्डनेस तो होते हैं लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, सॉफ्ट मेटल। क्या बेटा, सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है बेटा, आप कहोगे सर सोडियम। सोडियम इतना सॉफ्ट मेटल है जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम, याद रखना ये सॉफ्ट मेटल है। इसको नाइफ से, चाकू से भी काटा जा सकता है, नाइफ, नाइफ से यानी चाकू से भी कट किया जा सकता है, कट विद नाइफ, कट विद नाइफ, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। और समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी यानी ब्रेबो इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रेबो करेक्ट आंसर रहने वाला है। और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, याद रखना। और सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कौन है, एजी है, सिल्वर है, इसको हम सिल्वर कहते हैं। एजी सिल्वर मेटल का गुड कंडक्टर होता है, वेरी गुड कंडक्टर होता है। देखो एक क्वेश्चन के है लेकिन कितने सारी चीजें मैं बता रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 96 का, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, यानी प्लेन मिरर द्वारा इमेज कैसी बनती है, प्लेन मिरर, याद रखिएगा, प्लेन मिरर द्वारा इमेज कैसी बनती है। देखिए प्लेन मिरर द्वारा इमेज बनती है वर्चुअल सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, वर्चुअल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉल तो नहीं बनती है, रियल भी नहीं होती है, वर्चुअल एंड बिगर भी नहीं होती है। तो भैया वर्चुअल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए वर्चुअल होती है, वर्चुअल का मतलब बेटा, वर्चुअल का मतलब द इमेज दैट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल। दूसरा कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है, कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तीसरा जो होता है वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है। चौथा देखो सेम डिस्टेंस, बेटा सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के सेम डिस्टेंस पे बनती है। और पांचवा लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है। जैसे मान लेते हैं ये मिरर है, आप मिरर के सामने कभी खड़े हुए हो ना, प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो ना, हर रोज श्रृंगार के रूप में जाते हो, अपने आप को देखते हो, ठीक है। तो आर का मतलब, जैसे आर यहां पर ऐसे लिखा है तो पीछे आपको कैसे दिखाई देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये है आपकी कौन सी मिरर इमेज है, कौन सी है, मिरर इमेज है। तो इसको बोलते हैं लेटर, लेफ्ट राइट दिखाई दे और राइट लेफ्ट दिखाई दे, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट दिखाई दे, इसे बोलते हैं क्या, हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका ब्रेवो आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है भाई, बात समझ। एक बच्चा पूछ रहा है सर वर्चुअल का मतलब क्या होता है, वर्चुअल का मतलब बेटा द इमेज दैट कैन नॉट ऑपरेट ऑन द स्क्रीन, जो इमेज हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते उसे हम ऑब्टेन कर सकते, द इमेज दैट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जाकर के प्लेन मिरर में खड़े होते हो, तो प्लेन मिरर में जब आप खड़े होते हो तो तब तक आपकी इमेज बनती है जब तक आप प्लेन मिरर के सामने हैं, और जैसे ही प्लेन मिरर से हट जाओगे आपकी इमेज भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, द इमेज दैट कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। लेकिन वर्चुअल जो रियल इमेज होती है वो हमेशा स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है। जैसे सपोज दैट कोई मूवी है जो पहले बहुत पहले बनी थी, लेकिन आज उसको थिएटर में बैठ करके आप देख रहे हैं, अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो रियल इमेज है। और रियल के साथ हमेशा रियल के साथ हमेशा कैसी इमेज बनती है, रियल के साथ में हमेशा बेटा इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा कैसी, इन्वर्टेड इमेज बनती है, याद रखना, रियल के साथ हमेशा कैसी, इन्वर्टेड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 97 का, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, बेटा मलेरिया किससे होता है, ध्यान समझना, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, प्रोटोजुआ से होता है। और कौन कॉज करता है, एक है भाई कौन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्रोटोजुआ में प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर का मतलब होता है जो डिजीज को फैलाता है, वो क्या है, ये है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या बेटा, एनोफिलीज मॉस्किटो, ये है मॉस्किटो है,
फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, याद रखिएगा। इसका वेक्टर क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो यहां पर इसके काटने से होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। अगला देखो, डेंगू में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। सर डेंगू बता दो, तो डेंगू याद रखना, डेंगू होता है वायरस से। किससे होता है बेटा? वायरस से होता है। कौन सा वायरस है? उस वायरस का नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर उस वायरस का नाम है डेंगू का, डेंगू वायरस या फिर रैब्डो अरबो वायरस कहते हैं। डेंगू वायरस या फिर अरबो वायरस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अरबो वायरस, अरबो अरबो वायरस, इसको वायरस कहते, अरबो वायरस कहते हैं। और इसका वेक्टर क्या होता है? फीमेल एडीज इजिप्टी। तो ये है एडीज, क्या है? एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी। और इसमें प्लेटलेट्स, जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, एक मिनट, प्लेटलेट्स, इनका रिडक्शन होता है, इनकी कमी आती है। यानी प्लेटलेट्स की क्या आती है बेटा? कमी आती है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एनाफ्लीज मॉस्किटो। क्या आ जाएगा? एनाफ्लीज मॉस्किटो, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? जल्दी से बताओ, एक एक चीज आपको समझ आनी चाहिए भाई, एक एक चीज आनी चाहिए। अगला देखो 98 के, काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? तो उत्तराखंड में है, कर्नाटका में है, असम में है, वेस्ट बंगाल में है। आप इसका तो आंसर बता दो भाई, कहां पे है भाई काजीरंगा? काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? असम, 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 असम। आहा क्या बात है। ठीक है, तो काजीरंगा कहां पे है भाई? काजीरंगा असम, बिल्कुल सी आ जाएगा इसका, असम में। ठीक है, असम में। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो 99, नेम द पॉलीमर विच यूज इन मेकिंग द नॉन स्टिकी कुकवेयर। नॉन स्टिकी कुकवेयर, ना चिपकने वाले वो बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, तो जो नॉन स्टिकी होते हैं, नॉन स्टिक आपने घरों में अपने देखे होंगे कि ऐसे मम्मी लोग बर्तन यूज करती हैं जो चिपके, मतलब जिसमें खाना ना चिपके ज्यादा। ठीक है, तो उन्हें नॉन स्टिकी बोलते। क्यों? ज्यादा धुलना नहीं पड़ेगा, है ना, मतलब थोड़ा, है ना, जल्दी से हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो नॉन स्टिकी को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? उसका पॉलीमर क्या है? वो बेटा है टेफ्लॉन। क्या है? टेफ्लॉन के होते हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, या ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो है रबर, मेलामाइन, तो ये मेलामाइन तो आपकी क्या है भाई? प्लास्टिक में आएगा। ठीक है, नायलॉन, ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, उसमें कंप्लीट, तो इसका आंसर आ जाएगा टेफ्लॉन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 100 मैंने शतक लगा दिया, और शतक में सभी लोग, इस शतक का आंसर बताइए भाई, क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। यानी नॉट पूछा है, नॉट, नॉट पूछा है बेटा, याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग बहुत गलती कर देते हो। प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, इसमें से कौन सी प्लास्टिक की प्रॉपर्टी नहीं है? नॉन रिएक्टिव होती है, लाइट वेट, है ना, ड्यूरेबल होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से देखो ये सारी प्रॉपर्टी हैं। क्यों? क्योंकि नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नॉन मेटल्स में आ जाएगी। दूसरा, लाइट वेट होती है, इजीली इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लाइट वेट है, बिल्कुल सर। ड्यूरेबल का मतलब उसको, है ना, मोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। जो गलत है यही हमारा सही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, विच नॉन मेटल, याद रखना, विच नॉन मेटल आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि कौन सा ऐसा मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। विच नॉन मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा? आप याद रखिएगा, ग्रेफाइट। क्या बेटा? ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, बस क्योंकि लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है। और कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का एलोट्रॉप। इसका आंसर डी आ जाएगा। अगला ये 101, है ना, प्लग इज यूज फॉर ट्रिलिंग द सॉइल। सॉइल को भैया ट्रिलिंग करने के लिए प्लग का यूज करते हैं। ठीक है,
आगे देखो, एडिंग मैन्योर, रिमूविंग वीड्स इटीसी, इट compares of the strong triangular iron strip called, एक देखिए, एक इसमें कंप्रेस्ड लिखा, कंप्रेस से आया स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसका यूज करते हैं हम क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग आयरन ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, इसको उसको क्या बोलते हैं, उसको हु बोलते हैं, या ब्लेड शार्प बोलते हैं, या प्लग सॉफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ब्लेड शेयर बोलेंगे। ठीक है, ये दो बार आ गया तो एक बार हटा दो, इसको नन कर देना, यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ब्रेबो आ जाएगा भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 100, ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से समझना आप, बहुत प्रेशर से क्वेश्चन है ये। किससे बेटा, प्रेशर से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अब फोर्स 50 न्यूटन, फोर्स जो फोर्स है बेटा वो कितना है, 50 न्यूटन, याद रखना फोर्स कितना, 50 न्यूटन। ठीक है, 50 न्यूटन, देखो फोर्स दे रखा 50 न्यूटन, एक्ट ऑन द एरिया, एरिया कितना 0.4 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है, एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखा है। द प्रेशर रिमेन्स द सेम बट एरिया इज रिड्यूस्ड हाफ। ठीक है, ये कह रहा है द प्रेशर रिमेन द सेम बट द एरिया इज रिड्यूस्ड ऑफ हाफ। अगर हम एरिया को कम कर दें तो क्या हो कि प्रेशर सेम रहे, तो सिंपल सी बात है, फोर्स पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। आप बताओ, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब उसने कहा है द प्रेशर रिमेन द सेम, प्रेशर को हमें सेम रखना है, बट अगर हम एरिया आधी कर दें, तो मेरी बात सुनो, अगर एरिया आधी करेंगे तो प्रेशर भी आधा हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर भी आधा हो जाएगा। अब हम क्या करें, अब बताओ हम क्या करें कि भैया प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पहले इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं इसमें प्रेशर कितना आ रहा है, तो भैया प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स 50 न्यूटन दे रखा है और एरिया 0.4 दे रखा है, ये हटाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा प्रेशर हमारे पास, याद रखो प्रेशर आ जाएगा 500 अपॉन में 4, 500 अपॉन में 4। इसको जरा सॉल्व करो, बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा 10 हो, सॉरी 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 22, 4 5 जा, यानी प्रेशर हमारे पास आ गया 125। कितना आ गया, 125 पास्कल। अब देखो जरा एरिया हाफ करके देखते हैं और देखते हैं प्रेशर कितना आता है। चलिए भाई इस यहां सॉल्व कर लेते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, एरिया को आधा कर रहे हैं, तो फोर्स तो हमारे पास 50 न्यूटन ही रहेगा। अगर एरिया आधी कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी, 0.2, और ये हटाओगे तो यहां 500 आ जाएगा, तो 500 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 2 2 2 250, क्या हो जाएगा 250। द प्रेशर इंक्रीज टू हाफ, तो बताओ प्रेशर हाफ हो जाएगा। द प्रेशर इंक्रीज टू डबल, प्रेशर डबल हो जाएगा। द प्रेशर रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर हाफ हो जाएगा। द प्रेशर रिमेन सेम, भैया प्रेशर पर यहां पर क्या प्रभाव पड़ रहा, ध्यान से देखो, तो क्या 250, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। आप जरा देख करके बता दो, जब एरिया मैंने हाफ की तो क्या प्रभाव पड़ा, यहां 125 पास्कल और ये 220 पास्कल, यही तो आ रहा है। तो बताओ ये इसका क्या दुगना है या नहीं है, सर ये तो 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब एरिया हाफ करने पर प्रेशर क्या हो गया, एरिया हाफ करने पर प्रेशर क्या हो गया भैया, डबल हो गया। एरिया हाफ करने पर प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया। द प्रेशर इंक्रीज टू डबल, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेबो, क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, करके देखो भाई, ये सारे क्वेश्चन अच्छे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ। अब इतना हम क्या एग्जाम में करेंगे, नहीं इतना करेंगे तो फिर पता नहीं एग्जाम कैसे कब। अब देखो यहां पर ऐसे समझो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया था। अब ये फोर्स तो सेम ही है, फोर्स क्या है, सेम है, तो हम देखो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये F1 A1 मान लेते हैं, और यहां पर ये
सॉरी F1 मत मानो क्योंकि सेम ही है। और ये देखो ये एरिया हाफ कर देते हैं। अगर ये एरिया हाफ कर दिया गया, ठीक है, तो आप बताओ ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2F हो जाएगा ना, याद रखो 2F हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स 2 टाइम हुआ तो प्रेशर भी 2 टाइम हो जाएगा। बस इतनी सी बात लगानी है, आपको आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी है आपकी बेटा। आ रही बात समझ में? इतनी सी कहानी, क्योंकि हमने एरिया हाफ किया तो ये ऊपर जाएगा तो 2 टाइम्स फोर्स होगा, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और यहां पर फोर्स कितना 2 टाइम्स हुआ। जब बेटा फोर्स 2 टाइम्स हुआ तो प्रेशर भी 2 टाइम्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी आ जाएगा, ब्रेवो आ जाएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किसमें होती? स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती? स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, सबसे ज्यादा किसमें होती है स्पीड ऑफ साउंड? देखिए स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है बच्चा सॉलिड में होती है। किसमें होती है? सॉलिड में सबसे ज्यादा होती। क्यों सॉलिड में सबसे ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि भैया उसके अंदर पार्टिकल पास पास होते हैं, और वैक्यूम में कितनी होती है? नहीं चलती है, जीरो होती है स्पीड। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं पास पास होते हैं। याद याद रहेगा। और एयर में कितनी होती है? एयर में 332 या 334 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा ये होती है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 104। बीच पॉइजनस गैस इज फॉर्म्ड व्हेन रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। जब कभी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कौन सी पॉइजनस गैस बनती है? जल्दी से बताओ कौन सी बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 बार दे दिया। मैं एक बार लिखो, एक बार यहां पर लिख देता हूं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यहां पर क्या लिख देता हूं? सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पर 2 बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो आप लोग यहां पर कर लो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। जब कभी अनबर्न कंबंशन होता है ना, यानी प्रॉपर तरीके से, तो इसमें पता है क्या होता है? ये कार्बन जब ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है तो एक पॉइजनस गैस बनती है। उस पॉइजनस गैस का नाम क्या है? उसने पूछा है उस पॉइजनस गैस का नाम क्या है। देखिए जब ये कार्बन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है तो उसने पूछा है कि उसका क्या, कौन सी गैस वो होती है जहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। याद रखिएगा इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां पर क्या बनता है बेटा? तो वहां बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक पॉइजनस गैस है। क्या है? ये एक पॉइजनस गैस होती है, याद रखिएगा। ये है बेटा पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, ये पॉइजनस गैस है। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चा? बताओ जल्दी से सारे। करेक्ट आंसर क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ये हीमोग्लोबिन से मिलती है तो एक परमानेंट एलिमेंट बना लेती है, जिससे हमारी डेथ हो जाती है। याद रखना, है ना, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो 105 पे आ जाओ। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कंबशन टेक प्लेस? जब कंबशन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं? जैसे सपोज इधर समझो जरा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास मीथेन है। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा? एक तो CO2 गैस, वाटर और हीट लाइट, प्लस हीट और प्लस में लाइट, प्लस में लाइट, यही तो बनती है। या हम यूं कह जाए, कार्बन को अगर हम जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो देख लो ना CO2 तो सब में निकल रही है, यही ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बोथ A एंड B। तो सिंपल सी बात, आप देखो वाटर वेपर भी निकल रही है, वाटर ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इसका सी आ जाएगा, चार्ली इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जब कंबशन हो रहा है, कंबशन का मतलब किसी भी सब्सटेंस का जलना, यानी जो जो सब्सटेंसेस होते हैं उसका जलना, तो इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। अगला देखो, हाँ, द टेक्यो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? टेक्यो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?
बताइए। कैटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद सडन, हाँ, सडन कर्टेलाइमेंट ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेस। देखो ये क्लाइमेट से संबंधित है, किससे संबंधित बेटा, क्लाइमेट से संबंधित है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिडक्शन इन द कटिंग ऑफ ट्री, रिडक्शन इन द इमल्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्लाइमेट से चेंजेस है, इसका क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो क्या लगा दोगे इसमें, रिडक्शन इन द कटिंग ऑफ ट्री, नहीं ये तो इन्वायरमेंट हो गया। रिडक्शन इन यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिडक्शन इन द इमल्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ ये आ जाएगा, इसका फिर बी आ जाएगा। ठीक है, इसका फिर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें बताओ कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, बिल्कुल बात सही है। देखिए 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है कलरलेस है। क्लोरोप्लास्ट बेटा कलरलेस नहीं होता है, क्लोरोफिल कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, तो ये भी बात है। अगला है, सिक्रेटरी ऑर्गन आर सेल्स प्रोड्यूसिंग लार्ज एंजाइम्स। देखो उसने पूछा करेक्टली मैच्ड, तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड यूज्ड फॉर स्टोरेज, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल, तो भैया ये बात सही है, ये होता तो कलरलेस है लेकिन स्टोरेज में हेल्प करता नहीं, इसका आंसर सी आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या कंटेन करता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसके कारण हमारी पत्तियां ग्रीन कलर की होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 108, रिलीज ऑफ हार्मोन इन अंडर कंट्रोल ऑफ अ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम। देखिए किसके, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जिसके अंडर कंट्रोल में सारी ग्लैंड हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, वो मास्टर ग्लैंड है, प्यूटिट्री ग्लैंड। वो कौन सी बेटा, मास्टर ग्लैंड प्यूटिट्री है, जिसके अंडर में सारी ग्लैंड्स वर्क करती हैं। आप देखो पेंक्रियाज क्या निकालती है, इंसुलिन हार्मोन, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिससे क्या होता है, डायबिटीज होती है। क्या होता है बेटा, डायबिटीज डिजीज होती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कौन सा निकालती है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, याद रखिएगा थायरोक्सिन हार्मोन का, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द टेस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यू विल यूज्ड, ठीक है, द टेस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अनदर अनचार्ज बॉडी, लिखा है अनचार्ज बॉडी, अ नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो बोथ ए एंड सी, ठीक है, बोथ ए एंड सी, अनदर अनचार्ज बॉडी। या देखो सिंपल सी बात है, चार्ज हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन या अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें डी ज्यादा बेटर आंसर है, क्योंकि अनचार्ज बॉडी होगी तो भैया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो चार्ज है वो फ्लो होने लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑडिबल साउंड क्या होती है, ह्यूमन ईयर, जिनको मानव सुन सकता है, मानव किस रेंज की साउंड को सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की सुन सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑडिबल, क्या बोलते हैं, ऑडिबल बोलते हैं। अच्छा लेस देन 20 हर्ट्ज क्या होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज क्या होती है, ये होती है इंफ्रासोनिक होती है, क्या होती है, इंफ्रासोनिक होती है। और मोर देन 20 के हर्ट्ज क्या होती है, याद रखिएगा, ये होती है अल्ट्रासोनिक होती है, ठीक है, ये क्या होती है, अल्ट्रासोनिक होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक होती है, और इसको क्या कर सकते हैं, जो चमगादड़ है वो प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझ में आ रही, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट थे बेटा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करिए, है ना, एक एक शिद्दत से अपनी पढ़ाई पे जुट जाइए बेटा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, 100% यहीं से आएंगे, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।